मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो अभी अभी मैंने टेस्ट लिया है। इस टेस्ट में भूगोल के जलमंडल और मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश से प्रश्न जो है 32 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। तो चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं, सब लोग अपना अपना आंसर मिला कर लेंगे। अच्छा उसमें हटा दिए, नहीं उसमें है, व्हाट्सएप पे है ना, व्हाट्सएप खोल लो। व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप नहीं तुम्हारे पास? अच्छा संजय का है ना व्हाट्सएप, उसमें देखो। तो भाई प्रश्न याद होंगे ना, इतना तो अभी अभी हुआ है तो प्रश्न तो याद हो जाएंगे। चलो मिलान करो, इसके बाद भेज दूंगा मैं, आंसर शीट भी भेज दूंगा अभी तुरंत, जो है क्वेश्चन भी भेज दूंगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरों का सही अवरोही क्रम बताइए। ठीक है, मुख्य रूप से 4 महासागर मैंने बताए थे। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़े से लेकर के सबसे छोटे तक। तो सबसे बड़ा कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। उसके बाद में दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, चौथे नंबर पे आर्कटिक। तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी पर प्राप्त कुल जल का कितना प्रतिशत खारा यानी लवण जल सागरों व महासागरों के रूप में है? 97%। तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो ये प्रश्न इस बार मैंने थोड़ा बढ़ा दिए थे प्रश्नों की संख्या। पृथ्वी पर अलवण जल यानी मीठा जल लगभग 7% है। तो अगर आपने सही से अध्ययन नहीं किया है तो इसको लोग मोस्टली जो है सही मार देंगे। 3% है ना, आंकड़े याद होने चाहिए, इसलिए मतलब 97% याद है तो 3% तो अपने आप ही याद हो जाएगा। 97% जो है लवण जल है, खारा जल है, तो 3% क्या होगा? मीठा जल। तो 7% गलत है, तो ए वाला पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा वाला कथन है, अलवण जल का सर्वाधिक हिस्सा ध्रुवीय बर्फ के रूप में है। सही है, मैंने बताया था 2.4% जो मीठा जल है उसका 2.4% किस रूप में है? बर्फ के रूप में है। तो ये भी आंकड़ा याद होना चाहिए मोटा मोटी। तो इसमें उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? कथन सही कौन से हैं? तो केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ लोग दोनों लगाए होंगे, सी वाला 1 2, ठीक है, तो उनका गलत होगा। चौथा प्रश्न है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? सबसे विस्तृत भाग कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक विस्तार सभी महासागरों में किसका पाया जाता है? गहरे सागरीय मैदान का। गहरे सागरीय मैदान सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पूरे महासागरों में, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, समतल शीर्ष वाले समुद्री पर्वत क्या कहलाते हैं? समतल शीर्ष वाले समुद्री पर्वत, मैंने उच्चावच समुद्र का पढ़ाया था, तो समुद्र के उच्चावच में इस तरीके से जो है, ये मान लेते हैं कोई सागर है, इस तरीके से भरा हुआ है, तो इसमें कुछ इस तरीके से फ्लैट पर्वत पाए जाते हैं, ऊपर से समतल होते हैं, तो ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? घाट। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित कारकों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कुछ कारक मैंने बताए थे, तो उसमें कौन कौन से कारक इसमें दिए हुए हैं? 4 कारक, तो आपको सही कारक जो है चिन्हित करने हैं। तो पहला वाला है पृथ्वी का परिभ्रमण यानी घूर्णन, अपने अक्ष पर घूमना कारक है कि नहीं है? तो पहला वाला सही हो जाएगा। पृथ्वी का परिक्रमण यानी सूर्य का चक्कर लगाना कारक है कि नहीं? नहीं कारक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इससे जो है महासागरों की उत्पत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल एक ही कारक पड़ता है। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, अपने अक्ष पर भी घूमती हैं और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। तो अपने अक्ष पर घूमती है उसको परिभ्रमण कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। और सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसको परिक्रमण, परिक्रमा कहते हैं ना, परिक्रमा मार्ग। तो सूर्य का चक्कर लगाती तो परिक्रमा करने से धाराओं की उत्पत्ति में कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 2 वाला गलत हो गया। वायुमंडलीय दबाव व पवन, वायुमंडलीय दबाव व पवन सही है कि गलत है? सही है, तो तीसरा भी सही है। चौथा क्या है? वाष्पीकरण एवं वृष्टि, ये भी सही है।
वाष्पीकरण होता है तो जहाँ वाष्पीकरण होगा वहाँ पर जो है ज़्यादा मात्रा में लवणता पाई जाएगी। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो कौन से ऑप्शन में है? सी। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, अगुलहास धारा चलती है किस महासागर में चलती है? देखो ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने मानचित्र बना करके सब समझाया था कौन कौन से महासागर में कौन सी धाराएं चलती हैं। तो मैंने बताया था हिंद महासागर में जो है इस तरीके से दक्षिणी जो है विषुवतरेखीय धारा चलती है, जो मेडागास्कर से टकराकर 2 भागों में बढ़ जाती है। एक जो है मोजाम्बिक धारा, दूसरी मेडागास्कर, फिर दोनों आकर के एक धारा में मिल जाती हैं। इसी धारा को क्या कहते हैं? अगुलहास। अगुलहास। तो अगुलहास धारा कौन से महासागर में चलेगी? हिंद महासागर में। और किस प्रकार की धारा है ये? गर्म धारा है। किस प्रकार की धारा है? गर्म धारा। तो अगुलहास धारा जो है कहाँ चलती है? हिंद महासागर में। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है? नहीं है। इसलिए देखो प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। नहीं शब्द यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है, परीक्षा में भी अंडरलाइन करके ही पूछा जाता है या रेड कर देंगे, लोग उस पर ध्यान नहीं देते। नहीं को नहीं पढ़ेंगे, है को पूछेंगे, बस जैसे ही पहला लेब्राडोर देखेंगे कि ये तो ठंडी धारा है, टिक उसी तुरंत लगा देंगे। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से प्रश्नों को पढ़ा जाता है। तो कह रहा है कौन सी शीत महासागरीय धारा नहीं है, अर्थात 4 ऑप्शन में से 3 ऐसी महासागरीय धाराएं होंगी जो कैसी होंगी? ठंडी होंगी, और एक धारा ऐसी होगी जो गर्म होगी। तो लेब्राडोर धारा कैसी है? ठंडी। लेब्राडोर धारा यहाँ से आती है, ये कैसी है? ठंडी धारा। ठंडी धारा है, तो लेब्राडोर ठंडी हो गई। और कह रहा है बी, ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा जो है कहाँ से चलती है? इस तरीके से, तो विषुवत रेखा से आती है, तो ये कैसी है? गर्म है, तो ब्राज़ील गर्म है। तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और सी वाला है क्यूराइल धारा। क्यूराइल धारा इधर से आती है प्रशांत महासागर में, तो ये भी क्या है? ठंडी धारा है। रेनेल धारा, रेनेल धारा भी इस तरीके से आती है। रेनेल धारा भी क्या है? ठंडी धारा है। ठीक है, और यही आगे आकर के कनारी के रूप में अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बहती है। ठीक, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन 8वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी बी ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा, ब्राज़ील गर्म है ना, और बाकी तीनों धाराएं क्या है? ठंडी हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। सुमेल वाले अब तो समझ गए ना कैसे करना रहता है। तो इसमें एक तरफ महासागरीय धारा है, दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं हैं। जैसे ए वाले में हम्बोल्ट या पेरू धारा, दोनों का एक ही नाम है। तो अब इसमें मिलान करना है कि इसकी क्या विशेषता है। तो देख लो, हम्बोल्ट धारा ठंडी है कि गर्म है? ठंडी है। और किस महासागर में बहती है? किस महासागर में बहती है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में बहती ना, इस तरीके से जाती है हम्बोल्ट। पेरू, पेरू यहीं पे है ना, तो इसमें प्रशांत महासागर है नहीं ऑप्शन में। 2 महासागरों के नाम दिए हैं, हिंद महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो यहाँ से प्रश्न इसको ऐसे हल करना है कि कुछ महासागर भी दिए हैं, तो इस महासागर में हम्बोल्ट जो है यहाँ पर जिसमें बहती है उसका नाम यहाँ नहीं है, तो हम्बोल्ट पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठंडी धारा। तो ए वाले में 2 हो जाएगा। अब देख लो कूट में, देखो ए वाले में 2 खाली एक ही ऑप्शन में है, तो पहला ही मिल गया आपको, लेकिन आगे भी देखना रहता है। एंटलीस धारा फिर क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, जो कि पहले में है, बी का पहला हो जाएगा। बेंगुला धारा, अब इसमें गर्म ठंडा तो खत्म। बेंगुला धारा अब महासागर से ढूंढो। बेंगुला धारा किस महासागर में बहती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ये है बेंगुला धारा। ये क्या है? बेंगुला धारा। तो कैसी धारा है बेंगुला? ठंडी धारा है, शीत धारा है। अब मोजाम्बिक धारा किस महासागर में बहती है? हिंद महासागर में। मोजाम्बिक अभी बताया मैंने, ये वाली धारा मोजाम्बिक है, और कैसी है? गर्म है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसमें ए वाला हो जाएगा 9वें का। 10वां प्रश्न है, महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत वर्षा, नदियाँ, भूपर्पटी, पवन। भूपर्पटी है महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत। मैंने बताया था कि भूपर्पटी पे नमक की परतें जो है पाई जाती हैं, और वो परतें जो है नदियों के माध्यम से, हवाओं के माध्यम से बह करके कहाँ जाता है? सागर में। तो मुख्य स्रोत, इसीलिए शब्दों पे ध्यान देना। स्रोत तो सभी हैं, लेकिन मुख्य स्रोत कौन सा है? भूपर्पटी। वहीं से तो जन्म हुआ है, नदियों ने तो जन्म दिया नहीं, वर्षा ने तो जन्म दिया नहीं। तो मुख्य स्रोत क्या है? भूपर्पटी। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 है, सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? यानी सागरीय जल के लवण में कौन सा नमक ज़्यादा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड।
तो 11वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक पाई जाती है? सबसे ज़्यादा लवणता किसमें पाई जाती है, इस ऑप्शन में देखना है। तुमको तो याद है कि टर्की के लेक बान में पाई जाती है सबसे अधिक, लेकिन उसका नाम यहाँ नहीं है। तो उसके बाद कौन सा सागर होगा, ये सीरियल याद होना चाहिए। इसमें मैंने दिया अरब सागर, लाल सागर, काला सागर और मृत सागर। तो मैंने 3-4 सागरों के नाम बताए थे, झील के नाम बताए थे। तो टर्की सबसे ऊपर है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है? डेड सी, जॉर्डन देश में है एक मृत सागर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, डेड सी। ठीक है, डेड सी में इसमें इस वाले ऑप्शन में डेड सी हो जाएगा। तो डी वाला हो जाएगा 12वां। प्रश्न नंबर 13 है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट साल्ट झील कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट साल्ट झील कहाँ? यहाँ पर है। यह है ग्रेट साल्टी लेक। ठीक है, तो याद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 है, महासागरों एवं सागरों में ज्वार भाटाएं किसके या किनके कारणों से आते हैं या होते हैं? तो ज्वार भाटाएं किसके कारणों से उत्पन्न होते हैं? तो सूर्य का गुरुत्वीय बल है, बिल्कुल सही कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, ये भी सही है। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी घूमती है तो एक बाहर बल लगाती है ना, तो उसके कारण भी मैंने बताया था कि पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती है। तो इसके कारण जैसे चंद्रमा इधर है तो इस तरफ उच्च ज्वार आएगा और इसके पीछे साइड में भी उच्च ज्वार आएगा। तो कारण क्या है? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। तो तीनों सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, 1, 2, 3। प्रश्न नंबर 15 है, बृहत या उच्च ज्वार आते हैं। बृहत या उच्च ज्वार कब आते हैं? केवल अमावस्या को, केवल पूर्णिमा को, और सी है अमावस्या एवं पूर्णिमा को, और डी है शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष को। अमावस्या एवं पूर्णिमा दोनों में आते हैं। कल पूर्णिमा थी तो कल क्या आया होगा? महासागरों में, सागरों में उच्च ज्वार आया होगा कि नहीं? ठीक है, तो याद होना चाहिए। तो अमावस्या एवं पूर्णिमा दोनों दिन जो है उच्च ज्वार आते हैं। और इसके अलावा सिजजी वाली स्थिति मैंने बताई थी, युति और वियुति वाली स्थिति अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही होता है। प्रश्न नंबर 16 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में, इंग्लिश चैनल में, खंबात की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो कहाँ पर आता है? फंडी की खाड़ी में। कनाडा में यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है फंडी की खाड़ी। ठीक है, तो इस फंडी की खाड़ी में सबसे उच्च ज्वार आता है। मैंने कारण भी समझाया था आपको। ठीक है, तो फंडी की खाड़ी में उच्च ज्वार आता है। और साउथहैम्पटन में 4 बार 24 घंटे में 4 बार ज्वार आता है। वैसे मोस्टली जो है 2 ही बार आता है, 24 घंटे में जो है, लेकिन साउथहैम्पटन में 4 बार आता है। तो याद होना चाहिए, फैक्ट्स याद होने चाहिए। प्रश्न नंबर 17 है, कोरल रीफ का विकास प्रायः कहाँ होता है? कोरल रीफ कहाँ विकसित होते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र या शीतकटिबंधीय क्षेत्र में, या नदी के मुहानों पर। तो कहाँ होते हैं? उष्णकटिबंध में। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? उष्ण वाला। इसके बीच में ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, इसके बीच में जो है क्या बनते हैं? कोरल्स विकसित होते हैं। ठीक, 19वां प्रश्न है, नहीं 20वां, 18वां, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? प्रशांत महासागर में। यहाँ पर है ना, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। यहाँ पर जो कौन सा राज्य है? क्वींसलैंड राज्य के पूरब में। तो ये और कौन से महासागर में ये है? प्रशांत महासागर। इसके पश्चिम साइड में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ऑस्ट्रेलिया के पूरब में कौन सा महासागर है? प्रशांत। पश्चिम में हिंद महासागर। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, प्रवाल भित्तियों के विकास की दशाओं पर विचार कीजिए। प्रवाल भित्तियों के विकास की जो दशाएं हैं उन पर विचार करना है। कह रहा तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। सही है। अगर यहीं पर देखो कन्फ्यूजन के लिए सी की जगह एफ लिख देता 20 डिग्री एफ से लेकर के 25 डिग्री एफ, तो क्या हो जाता है? ये गलत हो जाता है, क्योंकि फॉरेन हाइट कम हो जाएगा। फॉरेन हाइट में अगर लिखा होगा सी मतलब सेल्सियस होता है, और फॉरेन हाइट 20 से 25 एफ लिख देता फॉरेन हाइट, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो इसलिए ध्यान रखना है, फॉरेन हाइट और जो है सेल्सियस में अंतर होता है। ऑप्शन दूसरा है, गहराई 600 फीट से अधिक होनी चाहिए। गहराई कितनी गहराई में पनपता है? मैक्सिमम 300, 200, 250, और इससे अधिक गहराई में नहीं बनता है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
सागरीय जल की लवणता 35/1000 से अधिक होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए, 30 तक होनी चाहिए, 30, 25, 30 जो है लवणता। और ये कह रहा है 35 से भी अधिक। 35 तक तो हो सकता है, लेकिन 35 से अधिक होना चाहिए, तो ये गलत हो गया अपने आप में ही। तो दूसरा और तीसरा है, हाँ, दूसरा और तीसरा गलत हो गया। तो खाली इसमें कौन सा सही है? पहला। तो कूट में अगर देखोगे तो केवल एक सही है, ए वाला ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 20 है, सागरीय वर्षावन किसे कहा जाता है? सागरीय वर्षावन भूमध्य रेखीय वर्षावन को, जहाँ ठंडी एवं गर्म जलधाराएं मिलती हैं, प्रवाल भित्तियों को, इनमें से कोई नहीं। किसको कहा जाता है? प्रवाल भित्तियों को। सागरीय वर्षावन खूब अच्छी तरीके से बताया था कि प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? सागरीय वर्षावन, क्योंकि यहाँ पर सागरीय विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र में। भूल गए सब? ऑप्शन हो गया इसका सी। प्रश्न नंबर 21 है, अब हिस्ट्री का शुरू हो रहा है यहाँ पर 21वें प्रश्न से। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 570 ईस्वी में। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी कौन आए थे? अरब वाले। तो अरब वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में गजनी आया था, फिर गौर आया था, मोहम्मद गौरी उसके बाद में आया था तीसरे नंबर पे। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन हिंदू शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? कौन पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर। चंदेल शासक विद्याधर पराजित नहीं हुआ था महमूद गजनवी से। ठीक है, याद होना चाहिए तुमको। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भाई भीम फर्स्ट तो पराजित हो गया था, तभी तो सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। और यहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम। तो ये हार गया था। जयपाल को तो हराया ही था। ठीक है, हिंदू शाही शासक जयपाल, वो भी हारा था। जो यहाँ पर था ना, भारत के इस वाले क्षेत्र में हिंदू शाही शासक था जयपाल, इसको भी हराया था ना, मारा था, मार ही दिया था। तो विद्याधर ही था जिसने क्या लिया था? टक्कर लिया था, हारा नहीं था। प्रश्न नंबर 24 है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? सबसे पहले भीम द्वितीय ने पराजित किया था 1178 ईस्वी में। ठीक है, भीम द्वितीय ने चालुक्य वंशी गुजरात का, मैंने पढ़ाया था, गुजरात वंशीय शासक चालुक्य वंशीय शासक गुजरात का भीम द्वितीय ने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। फिर उसके बाद तराइन के प्रथम युद्ध में हारा था किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 वाले युद्ध में जीत गया था गौरी। और उसके बाद में 94 में क्या हुआ था? चंदावर का युद्ध, जिसमें किसको हराया था? जयचंद को, गढ़वाल शासक जयचंद को हराया था। और फिर एक तराइन का तीसरा युद्ध होता है 1215 ईस्वी में। ठीक है, पूछ रही थी ना तुम, तो 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। हाँ, 24 का ये ऑप्शन। प्रश्न नंबर 25 है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। देखो, एल्दोज और कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सारे मोहम्मद गौरी के क्या थे? दास थे। एल्दोज को कौन सा क्षेत्र मिला था? गजनी वाला। और कुबाचा को सिंध मुल्तान वाला क्षेत्र मिला था। और ऐबक को दिल्ली सल्तनत, हिंदुस्तान वाला क्षेत्र मिला था। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श किसको कहा गया है? ऐबक को। खूब रटा दिया था, लाखों का दान करने वाला ऐबक, कुरान को रट करके सुरीली आवाज में गाने वाला कुरान ख्वां, पील बख्श, ये सब मैंने बताया था ना। तो कौन है? ऐबक। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 का बी वाला। प्रश्न नंबर 27 है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? अजमेर। कल भी शायद बताया था पढ़ाते समय। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 में सी। 28 में है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? कुतुब मीनार के निर्माण में 3 शासकों का योगदान था। सबसे पहले ऐबक ने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने 3 मंजिल और बनवाया था, और फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनवाई थी। तो ऑप्शन में इसमें कौन सा होगा? गयासुद्दीन तुगलक। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है, कुरूर मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के समय आया था चंगेज खां। ठीक है, 1221-22 में चंगेज खां इल्तुतमिश के समय आया था। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और किसका पीछा करते हुए आया था? मंगबरनी का, जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए
आया था इस तरीके से। मंगोलिया यहाँ पर आप देखो इस चित्र में, मंगोलिया यहाँ है, यहाँ से पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था और ये भारत की सीमा लगती थी यहाँ से, तो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक आ गया था और भारत में नहीं आया था, मतलब दिल्ली सल्तनत पर नहीं आया था। भारत में तो उसने प्रवेश कर ही लिया था क्योंकि सिंध वगैरह भारत में ही तो था। प्रश्न नंबर 30 है, इल्तुतमिश द्वारा गठित दल चालिसा को किस गुलाम शासक ने भंग किया था? कल ही पढ़ाया था भाई, इल्तुतमिश ने तुर्कानी चहलगानी या चालिसा दल का गठन किया था और भंग किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया था किसने? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो प्रश्न 31 का ये वाला हो जाएगा। एनडीए में इस प्रकार का एक प्रश्न आया था कि नवरोज त्यौहार किसका त्यौहार है? तो पारसियों का है। किसका है? पारसियों का। तो इसीलिए मैंने लिख दिया फारसी त्यौहार। फारसी मतलब पारस वाले, ईरान वाला क्षेत्र पहले क्या कहलाता था? फारस कहलाता था। ईरान वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? फारस वाला क्षेत्र। तो वहीं का त्यौहार है कौन सा? नवरोज। और भारत में मनाने की परंपरा किसने शुरू की थी? बलबन ने। किसने शुरुआत की थी? बलबन। नवरोज का मतलब जैसे हमारे यहाँ नवदुर्गे होता है, नवरात्रि होती है, इसी तरह है। ऑप्शन हो गया इसका ए, 31 का ए। प्रश्न नंबर 32 है, गुलाम वंश का सबसे निरंकुश शासक कौन सा हुआ था? बलबन हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नसीरुद्दीन महमूद तो बहुत ही सादा जीवन वाला था, टोपी सिल करके अपना बेचता था, जीवन यापन करता था। तो इस तरीके से ये 32 प्रश्नों के उत्तर हो गए, आप मिलान कर लेना। और अभी मैं जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भेज देता हूँ प्रश्न और इसका आंसर शीट भी।